नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे विश्व इतिहास का सीरीज का 25वां वीडियो है और आज का टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसका समय काल 1939 से लेकर 1945 होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त होता है तथा तथाकथित 20 वर्षों के शांति काल के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भविष्य में युद्ध रोकने के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका पूरे विश्व ने देख रखी थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के तुलना में बहुत ज़्यादा व्यापक था। व्यापक इस अर्थों में था कि बहुत सारे राष्ट्र शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के तुलना में, बहुत सारे क्षेत्र शामिल हुए प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में, और मृत्यु जो भी हुई प्रथम विश्व की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के तुलना में बहुत ज़्यादा व्यापक और विभीषिका रूप लिए हुए था। आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसके पीछे कारक क्या थे, कारण क्या थे, कौन कौन से एक ग्रुप बनता है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की दुनिया कैसी है। तो आइए समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त होता है और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में 20 वर्षों का शांति काल होता है। इतिहासकार कहते हैं कि ये तथाकथित शांति काल था, कि ऐसा कहते हैं कि तूफान आने से पहले यह एक शांति था। ठीक है, तो कोई भी तूफान आता है उससे पहले शांति होती है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये 20 वर्षों की शांति थी। जो इतिहासकार कहते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मनोविज्ञान, परिस्थितियाँ तथा आर्थिक स्थिति, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कारणों में आती है, लेकिन कोई भी एक कारण परमानेंट रूप से नहीं होता। कोई भी घटना होती है उसका मिला जुला असर होता है। कोई व्यक्ति का एक चरित्र नहीं होता है, कई चरित्र मिलकर वो निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार ये परिस्थितियाँ बताती है कि ये कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के, तो ये सम्मिलित कारणों में से आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उससे पहले जो भी घटनाएं घट रही थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस समय विश्व का पॉलिटिकल पैटर्न क्या था, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल पैटर्न में कुछ राष्ट्र शक्तिशाली होते चले गए, जिसमें यूएसए, यूके और जापान शामिल है। यूएसए यूरोप के मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, यूके भी यूरोप में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, तथा जापान के जो हित थे ज़्यादातर एशिया तक ही सीमित थे। उसके बाद देखेंगे कि रूस जो है यूएसएसआर भी शक्तिशाली रूप में उभरा। 1917 में साम्यवादी सरकार यहाँ बनी थी और यह पूंजीवाद का भयानक विरोधी था। पूंजीवादी राष्ट्र रूस को शक की नज़र से देखते थे और साम्यवाद का प्रसार नहीं होना देना चाहते थे। तो ये सब जो तो पूंजीवादी राष्ट्र थे, किंतु पूंजीवादी राष्ट्र होने के बावजूद भी ये दोनों ग्रुप एक साथ लड़ा है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आइए और भी देखते हैं इसमें तीसरा ग्रुप कौन सा बनता है। तो तीसरा ग्रुप बनेगा अपना तानाशाही ग्रुप, और उसको देखते हैं कि कैसे कैसे अलायंस तैयार होते हैं पूरे विश्व में। यूरोप में अलग गुट एक बना हुआ था, इटली और जर्मनी। हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इटली में मुसोलिनी की तानाशाही सरकार होती है, जबकि जर्मनी में हिटलर की तानाशाही सरकार होती है। यहाँ पर तीसरे गुट के रूप में हम देखें कि तानाशाही शासन की स्थापना होती है यूरोप में, और साम्यवाद का ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है। शुरुआत में इन्होंने तो समाजवाद का सहारा लिया था, किंतु बाद में इन्होंने ये साम्यवाद का दुश्मन बन बैठे थे। जर्मनी ने रूस के साथ अनाक्रमण की संधि की थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी ने रूस के साथ अनाक्रमण की संधि की थी। ये देखिए राजनीतिक परिस्थितियाँ ये बन रही थी। क्षेत्र के तौर पर देखें तो अफ्रीका में फ्रांस का शासन था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान नहीं था, फ्रांस शुरू में ही पराजित हो गया था। पढ़ेंगे आगे देखते जाएंगे। फ्रांस का शासन था और यहाँ पर उपनिवेश था। दूसरे नंबर पर यूके का उपनिवेश था तथा तीसरे नंबर पर इटली का उपनिवेश था। एशिया में यूके शामिल था, परमानेंट रूप से नंबर 1 पे था अपने उपनिवेश के रूप में, और जापान का भी उपनिवेश रहा। तो ये जितने भी उपनिवेश रहे हैं ये लोग भी एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ही हुए, क्योंकि ये क्षेत्र के रूप में बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास था। वर्साई की संधि की चर्चा हम लोगों ने कर ही रखी थी। यहाँ पर रूस की भी अपेक्षा की गई थी और जापान की भी उपेक्षा की गई थी। और हमने देखा था कि जर्मनी पर अपमानजनक संधियाँ लादी गई थी। विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में आत्मनिर्भर का अधिकार, इसी सूत्र के आधार पर राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। इस वजह से छोटे छोटे राष्ट्र अस्तित्व में आए, जैसे कि बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब आए। ये जो छोटे छोटे देश थे इनके कारण राजनीतिक शक्ति संतुलन बिगड़ गया एवं बड़े राष्ट्र एकदम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको हथियाने के लिए आक्रमण करेंगे तो यही चिंगारी का काम करेंगे। ठीक है,
इस समय तक राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था, एक प्रकार की पंगु संस्था थी। ये राजनीतिक रूप में देखें तो राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था, लेकिन एक प्रकार से पंगु संस्था थी और इटली और जर्मनी ने तो पूर्णतः बहिष्कार किया। अब देखें कि आक्रमण और अधिकार की स्थिति को देखें तो 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। 1938 में जापान ने ऑस्ट्रिया को हड़प लिया तथा चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया, जहां पर 30 लाख जर्मन थे। और एक म्यूनिख समझौता हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। जब ये चेकोस्लोवाकिया पर जहां पर 30 लाख जर्मन थे, जर्मनी ने हड़प लिया, तो ये लोग इंग्लैंड, फ्रांस और जो इटली थे ये इसकी मान्यता को स्वीकार कर लिए। ठीक है कि चेकोस्लोवाकिया को जो हड़पा गया है जर्मनी के द्वारा वो ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियों में देखें तो इटली ने अफसानिया पर अधिकार कर लिया, जो कि इथोपिया अफ्रीका के पास है। ठीक है, अफसानिया पर अधिकार कर लिया। स्पेन संवैधानिक लोकतंत्र सरकार को फासिस्ट शक्ति फ्रैंको के नेतृत्व में सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और तानाशाही सरकार की स्थापना होती है। इनका मतलब हो गया कि देखिए एक दूसरे पर फिर से आक्रमण करने लगे और उपनिवेश बनाने लगे। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रसंघ का कोई महत्व ही नहीं रहा। इसके बाद देखेंगे जो आर्थिक स्थिति जिम्मेवार तो थे ही द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे। हमने देखा था कि लोगों के अंदर सरकार के प्रति इस आर्थिक मंदी ने आक्रोश और असंतोष पैदा कर दिया था। अब थोड़ा सा देखिए कि हेड कौन कौन से थे। यूएसए में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे, उसके बाद हैरी एस ट्रूमैन बनते हैं। उसके बाद यूके में नेवियल चेम्बरलिन पीएम थे और विंस्टन चर्चिल 1940 तक पीएम थे। उसके बाद क्लेमेंट एटली 1940 के बाद नहीं, मैंने 1940 में ये पीएम बनती है। फिर भारत जब आज़ाद होता है तो उस समय क्लेमेंट एटली वो यूके के पीएम रहते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति पर भरोसा करते थे। उसके बाद देखें तो ये तो राजनीतिक परिस्थितियाँ रही और कुछ आर्थिक मंदी। अब थोड़ा संधियों को देखें। युद्ध की आशंका की वजह से संधियाँ होने की शुरुआत हो चुकी थी। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध कई प्रकार की उलझाने वाली संधियाँ थी और प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनी संधियाँ, तो इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस तरह की संधियाँ होने लगी। संधियों के रूप में देखें तो जर्मनी और जापान में एंटी-किमंट्रम की संधि की गई थी, जो साम्यवादी विरोधी समझौता था। मई 1939 में जर्मनी, इटली, जापान यानी बर्लिन, रोम, टोक्यो पैक्ट ऑफ स्टील समझौता करते हैं, इस्पाती समझौता करते हैं। एक अनाक्रमण संधि थी। अगर इन तीनों पर कोई अगर बाहर से अटैक आता है तो तीनों मिलकर अटैक करेंगे उस पर। उसके बाद 23 अगस्त 1939 को रूस जर्मनी के बीच अनाक्रमण की संधि हुई थी। देखिए इन दोनों के बीच भी अनाक्रमण की संधि हुई थी, किंतु ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो उसका कारण देखते हैं। ब्रिटेन अपने यहाँ सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया था और इस कारण से देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भय और आशंका व्याप्त हो गई थी, तो कोई भी देश निरस्त्रीकरण नहीं करेगा। तो ये भी कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके तत्कालिक कारणों में देखें तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया था। पोलैंड यूएसएसआर से सटा हुआ था, जिस पर यूएसएसआर का अधिकार था, क्योंकि वहां पर स्लाव नस्ल के लोग ज़्यादा थे। तो देखिए कि यहाँ अनाक्रमण की संधि हुई है रूस और जापान के बीच में, लेकिन यहाँ देखिए पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस वजह से 1 सितंबर को युद्ध शुरू हो जाता है और धीरे धीरे विश्व युद्ध के रूप लेने लगता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एक्सिस नेशन बनता है, धुरी राष्ट्र, जिसमें इटली, जर्मनी और जापान शामिल होते हैं। क्योंकि आगे इसके पीछे देखेंगे कि जर्मनी जो फ्रांस को जीत लेता है तो इटली जर्मनी की तरफ हो लेता है एवं जापान भी इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे धुरी राष्ट्रों में 1941 AD में कुछ और राष्ट्र शामिल होते हैं। इसमें हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, बुल्गारिया शामिल होते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि पोलैंड को यूके और फ्रांस ने रक्षा का आश्वासन दिया था। पोलैंड पर जो जर्मनी आक्रमण किया था, यूके और फ्रांस ने इसको रक्षा का आश्वासन दिया था। 1 सितंबर 1939 के बीच में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो 3 सितंबर को यूके और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद देखेंगे कि यूएसए 8 दिसंबर 1941 को युद्ध में शामिल होता है, क्योंकि जब प्रशांत महासागर में यूएसए का हवाई द्वीप है, जहाँ पे पर्ल हार्बर बंदरगाह है, जहाँ पर 9 सैनिक अड्डे थे। जब जापान ने यहाँ पर हमला किया तो 188 विमान, युद्धपोत तथा 2000 सैनिक मारे गए थे 7 दिसंबर 1941 को। फिर यूएसए क्रोधित होकर 8 दिसंबर को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान बड़े राष्ट्र होते हैं, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर मुख्य राष्ट्र होते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारणों में देखें तो 1 सितंबर 1939 को पिछले स्लाइड में हमने चर्चा किया था और इसमें भी कर रहे हैं कि जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड। उसके बाद ये वर्साई की संधि याद आती होगी आपको कि जर्मनी के बीचों बीच एक गलियारा बना दिया गया था जिस पर पोलैंड को अधिकार दे दिया गया था। जर्मनी पोलैंड से वापस इस गलियारे को लेना चाहता था, इसलिए अटैक कर दिया और यही अटैक द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। यूके फ्रांस अगले दिन युद्ध में शामिल हो जाते हैं क्योंकि पोलैंड का यूके फ्रांस से संधि होता है। जर्मनी ने 3 सप्ताह के अंदर पोलैंड को बर्बाद कर दिए। उसके बाद इसके बाद देखेंगे कि यूरोप में चाहे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई भी बड़ा युद्ध नहीं होता और 7 महीने तक छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है पूर्वी यूरोप में। इसे फोनी वार कहते हैं। छद्म युद्ध विभत्स रूप नहीं लिया था, किंतु रसिया अटैक किया पोलैंड पर और उसने यूक्रेन और बेलारूस को अपने क्षेत्र में हासिल कर लिया। एक बाल्टिक नेशन था लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूएसएसआर में शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको आज़ादी में ये अपने आप को आज़ाद घोषित करते चले गए थे, लेकिन फिर यूएसएसआर ने इन पर फिर से कब्जा कर लिया। उसके बाद देखेंगे 1940 AD में जर्मनी बिना कारण बताए डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड जिसे नीदरलैंड कहते हैं, बेल्जियम पर हमला कर लिया और अधिकार कर लिया। इसके बाद देखेंगे 1940 AD में जर्मनी अटैक ऑन फ्रांस और फ्रांस के आधे भाग पर स्वयं अधिकार कर लिया और फ्रांस के आधे भाग पर कठपुतली सरकार बना दिया। इसको देखते हुए इटली जर्मनी की तरफ से युद्ध लड़ने की शुरुआत कर दी और युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी ग्रीस को भी कब्जा कर लिया और जून 1941 तक यूरोप में थोड़े से हिस्से को छोड़कर पूरे यूरोप पर जर्मनी का अधिकार हो गया। जर्मनी और इटली दोनों मिलकर यूरोप के मैक्सिमम हिस्सों को जीत लिए थे, केवल रसिया और यूके को छोड़कर। 14 अगस्त 1941 को यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और यूके के प्रधानमंत्री चर्चिल ने इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक चार्टर घोषित किए। मित्र राष्ट्रों की मानसिकता बताई। इसने बताया कि मित्र राष्ट्र अपने राष्ट्र का विस्तार नहीं चाहते हैं। मित्र राष्ट्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वे किस प्रकार के चाहते हैं, वो स्वयं निर्णय लें। मित्र राष्ट्र स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में, हम उन सभी देशों की सहायता करने को तैयार है जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुँचाते। हम समुद्री क्षेत्र की स्वतंत्रता चाहते हैं, सेना को त्याग करना चाहिए और निरस्त्रीकरण की आगे बढ़ना चाहिए। 1 जून 1942 तक मित्र राष्ट्र के 26 देशों ने हस्ताक्षर किया। यह चार्टर आगे चलकर यूएन का आधार बना। फिर हम लोग देखे थे कि हमने देखा था कि कैसे यूएसए युद्ध में प्रवेश करता है 8 दिसंबर 1941 को। अब देखेंगे कि युद्ध कैसे कैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 11 दिसंबर 1941 इटली और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है यूएसए। जापान 1942 तक युद्ध में आगे बढ़ता चला जा रहा था। प्रशांत के द्वीप फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलाया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1942-43 में जर्मनी और रूस में होता है और जर्मनी का रूस पर हमला करना भयानक साबित होता है। 1943 में इटली में असंतोष व्याप्त हो जाता है, अर्थव्यवस्था उसकी डाउन होने लगती है और आंदोलन बढ़ने लगता है। मुसोलिनी को पकड़ के फांसी दे दी जाती है और इटली द्वितीय विश्व युद्ध में 3 सितंबर 1943 को बिना शर्त के समर्पण कर देता है। फिर जर्मनी को रूस ने हराया था और 25 जनवरी 1945 को बर्लिन को घेर लिया गया। फिर 15 अप्रैल 1945 को मित्र राष्ट्र की सेनाओं ने वेस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब्जा कर लिया और संसद भवन पर इस प्रकार 8 मई 1945 को जर्मनी ने समर्पण किया और संसद भवन पर लाल झंडा फहराया गया। और इस तरह हम देखेंगे कि चेकोस्लोवाकिया जिस पर जर्मनी ने आक्रमण करके अधिकार कर लेता है 11 मई 1945 को स्वतंत्र करा लेता है और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा एशिया की ओर बढ़े तो 6 अगस्त और 9 अगस्त पर हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में परमाणु बम गिराया जाता है, जहाँ पर अमेरिका के द्वारा, जहाँ पर 3.25 लाख लोग मर जाते हैं। और 15 अगस्त 1945 को जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समर्पण कर देता है और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध इस तरह समाप्त हो जाता है। तो आज हम लोग ने द्वितीय विश्व युद्ध का परिचय लिया था, कैसे विश्व युद्ध समाप्त होता है। अब थोड़ा हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया कैसे होती है और उपनिवेशीकरण क्या होता है, वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।